आजम खान साहब की तस्वीर वायरल होती है अस्पताल से, उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे कि सपा के संस्थापकों में से एक आजम खान साहब रहे, उनका साथ समाजवादी पार्टी ने उस तरह से दिया नहीं, नजर नहीं आया अखिलेश यादव। आप इस बात से लगातार इनकार करते आए हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो सवाल को बार बार मानता है कि अगर उतनी खुलकर मुखालफत की होती तो शायद जो आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारे परिवार साथ गलत हुआ, वो उस तरह से ना होता। देखिए, पहले भी आपके चैनल से मेरी एक बार बात हुई और ये सवाल शायद पूछा गया था और मैंने ये जवाब दिया था कि देखिए, ना तो मुकदमे अखिलेश जी ने लिखवाए, ना उनकी सरकार में लिखे गए। मुकदमे हुए, उसमें न्यायालय को फैसला लेना था। अगर हम, और जहाँ तक मदद की बात है, मदद कहना और मदद करना दो अलग चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे लोग इस बात को कह रहे हैं जो मदद कहते दिखना तो चाहते हैं लेकिन मदद करना नहीं चाहते। एक शख्सियत अभी हमारे यहाँ थे, उन्होंने भी कुछ कहा। अब्दुल्ला ओवैसी साहब थे, अभी हम उनसे बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी को लेकर बड़े मुखर हैं जी। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की रहनुमाई की बात अखिलेश यादव करते हैं और इतने बड़े मुस्लिम नेता आजम खान साहब ने 11 लोगों की लिस्ट भेजी और उन्होंने नकार दी, तो किस तरह की रहनुमाई की बात करते हैं वो? देखिए, मेरे ख्याल से इसकी जगह इस बारे में बात होती कि जो किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे रहे एक साल, नहीं, कोई लिस्ट भेजी थी क्या आजम खान साहब ने और अखिलेश यादव ने नहीं माना? उनको इंसाफ कब मिलेगा? मैंने आपसे कहा ना, मुद्दे ये नहीं है, मुद्दा ये है कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसका इंसाफ उसका इंसाफ उन किसान परिवारों को कब मिलेगा? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि रोजगार कब मिलेगा। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको उस बात पर ला रहा हूँ जिन चीज़ों को देश को आज ज़्यादा ज़रूरत है कि रोज़गार कब मिलेगा, लखीमपुर खीरी के किसानों को इंसाफ कब मिलेगा, कोविड में हुई लोगों की मौत और तैरती हुई लाशें, इसका जवाब कौन देगा? अब्दुल्ला, और ये पार्टी आपकी भी उठा रही है मसले, ज्यादा लेकिन क्या जो सवाल गौरव ने पूछा कि क्या वो 11 विधायकों को लेकर या 11 सीटों को लेकर कोई ऐसी लिस्ट दी थी आपने जिस पर आज ओवैसी जी ने इसी मंच से कटाक्ष किया? थोड़ी देर पहले वो यहाँ थे। मैंने आपसे कहा ना, जो चीज जरूरत है इस वक्त देश को और प्रदेश को, उन बातों पर बात होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अब एक और सवाल क्या कह रहा है, कौन किससे कह रहा है, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। दर्शक तय करेंगे कि अब्दुल्ला आजम का क्या स्टैंड है। मुझे बताइए, ये कोई संयोग है या ये प्रयोग है कि रामपुर के नवाब का खानदान आपके खानदान के खिलाफ है, बेटे आपके खिलाफ हैं और पिताजी आजम खान साहब के खिलाफ रामपुर से? ये कोई संयोग है या कोई प्रयोग है? ऐसा क्यों है? देखिए, मैं स्वार से पिछली बार जीता था, आपको मालूम है। आजम साहब करीबन 9 बार से रामपुर के विधायक हैं, सांसद हैं इस वक्त। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो वो नाम भी 22 से जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि आप पता कर सकते हैं कि कहाँ है आज। एक बड़ा जब लोगों के साथ जुल्म हो रहे थे, कोविड में लोगों की परेशानियां थी, जो आपके खिलाफ हैं स्वार से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अच्छी बात है, सब चुनाव लड़ते हैं, एक आदमी जीतता है, उसका फैसला 10 तारीख को हो जाएगा। अच्छा अब्दुल्ला, आपकी जमानत पहले अगर कोई किसी भी पार्टी को उम्मीदवार बनाता है तो वो उसकी पार्टी का, उस पार्टी का वो अंदरूनी मामला है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व हो गए हैं, ये बेहतर बात है। लेकिन एक और सवाल मेरे मन में आता है कि आपकी जमानत पहले हो गई थी, आप उसके बाद भी काफी वक्त तक जेल में रहे जी। अब निकलने का मतलब क्या था? और फिर ये सवाल पे मेरे मन में वो 11 वाली लिस्ट आती है कि क्या उसको लेकर था? वजह क्या थी अब आपके बाहर आने की, और क्या चुनावों से इसका रिश्ता जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए? मैं आपको बता दूं, करीबन सितंबर में मेरे ऊपर जो BLC मेरी हो चुकी थी। जो माहौल है आज उत्तर प्रदेश की जेलों का, या जो रवैया गुज़रे हुए वक्त में सरकार का हमारे साथ रहा, कई रातें ऐसी आईं कि ऐसा लगा कि आने वाला सवेरा हमें नसीब नहीं होगा। और आज़म साहब की सेहत का जहाँ तक सवाल है, एक इंसान जो इतना सीनियर पॉलिटिशियन हो, वो भैंस चोरी और बकरी चोरी के मुकदमों में जेल में बंद हो, और कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद भी एक ऐसा एज ग्रुप जिसको डेल्टा वेरिएंट की वेव में ये कहा गया कि ये बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, उसे 9 दिन तक इलाज के लिए महरूम रखा गया।
उससे ये बात जाहिर होती है कि सरकार का मंशा क्या थी, उनका मंसूबा क्या था। आप ये कहते रहे, मैंने जेल से निकलते वक्त भी इस बात को कहा था कि मेरे पिता की उनकी जान को जेल में खतरा है। आप ये कहते रहे। इसीलिए मैं वहां तक इस उम्मीद में कि मैं उनके साथ रहूं, जितनी भी मेरे बस की या मेरी अपनी जात से उनकी हिफाजत हो सकती थी, उनकी हिफाजत के लिए मैं वहां रुका रहा। उम्मीद थी कि साथ निकलेंगे। जी, आज भी खतरा है, बिल्कुल खतरा है। आप वरना मुझे बताइए, कोविड पेशेंट जो एक हाई रिस्क एज ग्रुप में आता हो, उसको 9 दिन तक इलाज से महरूम रखा जाता है। उसके रोज़ उसको अस्पताल से डिस्चार्ज करने का अस्पताल पर प्रेशर बनाया जाता है। 3 महीने बाद ज़बरदस्ती उसे डिस्चार्ज करा के हॉस्पिटल भेजा जाता है, हॉस्पिटल से जेल भेजा जाता है, और 8 दिन बाद उसका ऑक्सीजन लेवल फिर गिर के 88 आ जाता है, दोबारा एडमिट कराया जाता है। जी, इससे और कोई क्या समझ सकता है? ठीक है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।